पीएमसी महाराष्ट्र प्रस्तुत शुभ संध्या ध्यान या कार्यक्रमामध्ये मी गोपाळ तारे तुम्हा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आज आपल्या बरोबर आहेत माननीय मास्टर सरोज मल्लिकार्जुन. आज त्यांचा जवळजवळ 7वा दिवस असावा. तर रस्ते ध्यान आणि स्वाध्याय दोन्ही ते घेणार आहेत. आपण त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. काय आज भी कुछ नया होएगा, शायद कुछ मेरा ही कल मैम. हाँ, आपलं स्वागत आहे इस मंच पर. थैंक यू सर. थैंक यू. गो टू यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू. मिरेकल हर रोज है सर. हम हैं, यही बहुत बड़ी मिरेकल है. आज भी हैं, कल भी थे, ये और बड़ी मिरेकल है. और आप बाद में भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, ये सबसे बड़ी मिरेकल है. हमेशा रहेंगे. ये सबसे आपका बड़ी मिरेकल से होती है जी. हमेशा रहेंगे सब्जेक्ट जो है ना. हाँ, उस दिन मुझे ख्याल आया कि कोई आदमी कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ही जिंदा है, क्योंकि चैतन्य शक्ति हमेशा लहराती है. जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, तो मृत्यु के बाद भी जन्म तक जीवन ही है. ये जीवन जो है अदृश्य है, ये जीवन दृश्य है. दृश्य और अदृश्य का नाता कभी जाता नहीं. दृश्य मेन है, वो जीवन चलता ही रहेगा. और जो दृश्य है वो झूठा है, जो अदृश्य है वही सत्य है. वही सत्य है, क्योंकि फिर से दृश्य में आता है, फिर अदृश्य में जाता है, फिर दृश्य में आता है, फिर अदृश्य में जाता है. लेकिन जीवन चलते ही रहता है. नाम बदलते रहता है, रूप बदलते रहता है. नाम बदलते रहता है, रूप बदलते रहता है. जो है वो वही एक ही है. आत्मवंदन. सभी को आत्मवंदन. चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं. सभी आत्मबंधुओं को मेरा आत्म नमन. आप सबका स्वागत है. ज्ञान के इस शिविर में ज्ञान यज्ञ चल रहा है फ्रेंड्स. जैसे जैसे हम आहुति डालते हैं तो मास्टर्स उस आहुति को स्वीकार करके उसके 100 गुना 1000 गुना हमें देते हैं. तो हम अपना थोड़ा सा समय दे रहे हैं इस ज्ञान के लिए, और जो हमें मिल रहा है वो 1000 गुना मिल रहा है. तो सबसे पहले इस छत्र को शुरू करते हुए अपने गुरु को स्मरण करेंगे. हम सबके प्यारे गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, और सारे एस्ट्रल गुरुज, मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के जितने और ऋषिज हैं, सभी ऋषि मंडलों को, सबको कोटि कोटि नमन. महाअवतार बाबा जी, उनको कोटि कोटि नमन. और आज जो हमारे साथ सारे मास्टर्स हमारा गाइडेंस करेंगे, उन सबको कोटि कोटि नमन. जितने मास्टर्स आज सेशन में जुड़ रहे हैं और आगे यूट्यूब पर देखेंगे, उन सभी मास्टरों को आत्मवंदन और कोटि कोटि नमन. हम सब इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि सुनने वाले हैं. तो इसलिए हमारे अंदर का ज्ञान बढ़े, उसके लिए भी मास्टर्स आप हैं जो मौका देते हैं कि बच्चे को बोलने दो, सुनते हैं क्या बोलती है. तो आप सब वो मेरे मास्टर्स हैं जिनको मैं अपने दिल से फिर कोटि कोटि नमन करती हूँ. आज का विषय स्व उपचार. सुनने में बहुत छोटा सा सिंपल सा सब्जेक्ट लगता है फ्रेंड्स, लेकिन यही इसकी जानकारी ना होने की वजह से ही आज हम और बाहर की जो फैसिलिटीज़ हैं उस पे हम डिपेंड हो रहे हैं. जैसे कोई मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, या फिर अभी तो कितने पतीज आ गए हैं, बहुत सारे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे आ गए हैं. तो ऐसा है कि जब तक हम अपने आप को इस जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को हम समझेंगे नहीं, चाहे कितने ही इंजीनियर सर्विसमैन को बुलाते चले जाओ, फ़ायदा तभी होगा जब हम अपने फैक्ट्री के सारे मशीनरी को, उसके हर डिटेल्स को हम समझें. तो सपोजिंग आपके घर में कोई
टॉप लोड मशीन है, वॉशिंग मशीन सैमसंग का है और टॉप लोड है, यानी कि ऊपर से कपड़े डालने वाला। और उसमें कोई रिपेयर आ गया और आपने बुलाया सैमसंग का ही, लेकिन फ्रंट लोड, क्योंकि आजकल स्पेशलिस्ट बहुत हो गए ना, तो फ्रंट लोड मैकेनिक को अगर आप बुलाएंगे तो उसको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से मालूम होगी और टॉप लोड का कुछ नहीं मालूम होगा। उसी तरह से घर के कितने ही आप प्रैक्टिकली अगर सोच के देखेंगे, इलेक्ट्रीशियन है उसको बुला लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक कर सकता है। आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके लिए फिर आपको अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। तो अगर घर का पहले कैसे था बताइए, ये तो आजकल का फैशन है, हर चीज के लिए अलग, कान के लिए अलग डॉक्टर, नाक के लिए अलग डॉक्टर। पहले वैद्य हुआ करते थे हमारे यहाँ पे, वैद्य को कोई स्पेशलिटी अलग से नहीं चाहिए था, वो सभी चीजों में स्पेशलिस्ट था, क्योंकि उसने मिशनरी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसी तरह से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बॉडी के वर्किंग को भौतिक रूप से भी समझें और आध्यात्मिक रूप से भी समझें। स्व उपचार, तो अभी जो पढ़े लिखे होंगे और डॉक्टर्स होंगे वो फिर कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा मैडम जी आप जो बोलोगे हम वो ट्रीट कर लेंगे, तो हमको इतने लाखों दे के डॉक्टर की पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो क्या बेवकूफ़ हैं जो लाखों दे के सर्जरी सीख रहे हैं तो कभी स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। ऐसा वो हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि ये तो एक साइंस का जो बिजनेस चल रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है फ्रेंड्स। जैसे ही हमें पता चलेगा ना, इतना बड़ा धक्का लगेगा कि हम कितने पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, कि हमें बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और हम बनते ही जा रहे हैं। कोई आके बोल देगा आप दिन में 2 बार खाना नहीं खाना, 3 बार भी नहीं खाना, आपको जब जब भूख लगे आधा घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहना। आजकल ये फैशन है ना कि भरपेट खाना नहीं खाना। पहले के लोग जब खाने का समय होता था, एक बार भरपेट खा के उठ गए तो फिर खाने की तरफ ध्यान भी नहीं जाता था उनका। और अभी क्या है, हम टाइम देखते हैं, अरे मेरे ना बिस्किट खाने का टाइम हो गया, अभी मेरा लाइट स्नैक्स लेने का टाइम हो गया, अभी मेरा जूस का टाइम हो गया। हमारे अंदर का फैक्ट्री, एक एक डिपार्टमेंट का एक एक समय होता है। खाने की फैक्ट्री अगर हम बंद ही नहीं करेंगे तो एनर्जी सिर्फ उसमें ही लगती रहेगी। आधे घंटे के बाद आप उसको बार बार जगह के बोलोगे कि आपका काम है, आपका काम है, तो एनर्जी दूसरी जगह कैसे जाएगी। इसीलिए क्या हो रहा है, दूसरे अंग जो हैं वो फेल हो रहे हैं। बहुत ही तरीके से हमारे शास्त्रों में कितने बजे खाना, कैसा खाना, दिन में क्या खाना, शाम में क्या खाना, इसको खाने को लेकर ही हम एक बहुत बड़ा सेशन भी कर सकते हैं। आयुर्वेद समझाता है कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन से सीजन में, कौन से ऋतु में क्या अन्न कौन सा होना चाहिए। ये ज्ञान हमें सबको दिया गया था और हमने उसको बहुत ही बेइज्जती करके, बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करके उसको भुला दिया और उसको पीछे कर दिया। बट बहुत दिन नहीं चला फ्रेंड्स, अब फिर समय आ गया है, अब फिर सब ऑर्गेनिक के नाम पर फिर उसकी तरफ ही वापस जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाओ, हैं, हाथ से खाना खाओ, और अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे बोलेंगे शाम के बाद खाना मत खाओ। नाम बदल दिया तो क्या हो गया? शर्म आ रही है कि पहले की ही हम सब आदतें वापस शुरू कर रहे हैं, नाम बदल दिया बस। तो इसी तरह से ये जो भौतिक शरीर का जो देख रेख है, उसके साथ साथ बीमारियां सहज है फ्रेंड्स। शरीर है तो छोटी मोटी बीमारियां सहज है, इनमें बड़े बड़े अगर रोग आते हैं, हमारे एक तो कर्मा की वजह से आते हैं और दूसरा हमारे नेग्लिजेंस, हमारे अज्ञानता की वजह से आते हैं। तो ये है क्यों आते हैं, छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन। अब आ गया भाई बीमारी, क्या करें? डॉक्टर के पास नहीं जाना है,
हाँ, डॉक्टर के पास पहले भागो मत। पहले समझो आपके अंदर कौन सी बीमारी आई है। थोड़ा सा खांस लिया बच्चे ने, सुबह से खांसा, उसका नाक बहने लगा, शाम तक हस्बैंड के आने का भी वेट नहीं करेगी मम्मी, ऐसे उसको लेके डॉक्टर के पास भागेगी जैसे अब रात तक वो मर ही जाएगा बच्चा। जुकाम होने से आज तक कोई नहीं मरा है फ्रेंड्स, और चाहे आप कोई भी दवा दे दो 5 दिन तक वो ठीक नहीं होगा। इतनी कॉमन सेंस हमारी दादियों में है, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार गांव की बैठी हुई हैं, कहीं बाहर नहीं जाती, कोई इस तरह के बुक्स भी नहीं पढ़ती हैं, उतना ज्ञान उनमें भी है। वो बेचारी माथा पीट के रह जाती है कि अरे उसको हल्दी का दूध पिला दे, उसको थोड़ा सा अदरक ये करके दे दो, काली मिर्च को काढ़ा बना के दे दो। वो बोलती रह जाएंगी बुढ़ियां बैठ के, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हम बीमारियों को सबसे पहले उसका एक लेबल दे रहे हैं, डर का। नॉलेज जब नहीं होता है, जहां अज्ञानता होती है वहां डर होता है फ्रेंड्स। तो आज के जनरेशन में वो अज्ञानता भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया सिर्फ अपने सिलेबस के बुक्स पढ़कर 90%, 98% स्कोरिंग करने में। बैठ के मम्मी, दादी, दादा, चाचा, चाची, पड़ोसी के साथ बैठ के थोड़ा उनका गपशप सुन लेते तो कुछ कुछ ऐसी वाली जानकारी वहां से मिलती है। वो एक स्कूल है। थोड़ा सा अगर गॉसिप भी होता था तो गॉसिप के साथ साथ स्कूलिंग भी होती थी। हमने तो ऐसे ही सीखा है। बहुत बड़ा परिवार था और सारी बातें मैंने सिर्फ चाचियों को, ताइयों को बात करते हुए सीखा। क्या क्या सीखा? अपना खाना बनाने से लेके, रिश्ते निभाने से लेके, यहाँ तक कि मैंने डिलीवरी की बातें तक वहाँ पे सीख ली। और बड़ा परिवार होने पर क्या होता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होता है, सारी साइंस आपको मिल जाएगी। ऐसे चल रही है, वैसे होगा। ये जो सूक्ष्म ज्ञान होता है ना, वो वहां भी मिल जाता था। ये ऐसे मत खाओ, उसको बुखार हो गया, इसको ये मत दो। दादाजी बोल देंगे, दादी जी बोल देंगी, कोई तो बोलेगा। तो इस तरह का ज्ञान नहीं मिला है आज के जो मम्मियां बन रही हैं इस जनरेशन की, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये न्यूक्लियर फैमिली की गलती है। तो ये हो गया भौतिक रोगों के बारे में फ्रेंड्स। अगर ये बीमारियां आती हैं तो इसको हम आध्यात्मिकता से कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले हमने आध्यात्मिकता में सबसे पहले लेसन सीखा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है उसका एक्सेप्टेंस करना। हमारे साथ जो भी होता है उसको स्वीकारना। कुछ भी हो जाए उसे स्वीकारो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप आध्यात्मिकता में आते हो, यानी कि आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने लगते। आध्यात्मिकता क्या है? आप जाप करते हो, पूजा करते हो, आप ध्यान करते हो, तब आध्यात्मिकता नहीं होती है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है विचारों में शुद्धि, एक्सेप्टेंस। नॉलेज के लिए आप रेडी हो, तब आप रियल आध्यात्मिक हो। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है वो ही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। तो देखें इस दृष्टिकोण से कि ये बीमारियां और स्व उपचार कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बीमारियों से ही शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा साइंस समझते हैं फ्रेंड्स। हमारे शरीर में 2 तरह के कण होते हैं, सबको मालूम है ना? लाल कण और सफेद कण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का काम क्या है? लाल जो होता है उसका काम क्या है? जो ऊर्जा हमें मिलती है जीवित रहने की, वो है आम्लजनक वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम नाक से ले रहे हैं और वो जाके भर रहा है, उसका टैंक है आपका लंग्स, आपके फेफड़े। तो जब आप हवा लेते हो, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, फेफड़ों में भर गया। अब पूरे शरीर जिस चीज से बना है, अंग अंग में तो जाना है ना वो ऑक्सीजन, कैसे जाएगा? तो ये जो ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं और हमारे छाती में भरता है वो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर छोटे से छोटे कोने में और छोटे से छोटे अंग में, हर कण में पहुंचाने का काम खून करता है। इसलिए हमारे पूरे शरीर में खून बहता है फ्रेंड्स। और इस खून में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसका ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है कि ऑक्सीजन जो मिला है उसको ले जाकर
हर एक सेल को देना। और WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनका क्या काम है? ये है हमारे सोल्जर्स, हमारी रक्षक, हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमारे शरीर में बाहर से कुछ भी अंदर एंटर होता है, इमीडिएटली वो वहां पे भागते हैं कि अटैक हो गया है, चलो इसको बचाते हैं, इस शरीर को। तो जब ये पास में आते हैं, मतलब सारा इकट्ठा हो जाते हैं, कोई बाहर का कोई एक छोटा भी कीटाणु अंदर आ गया ना, तो WBC सब ऐसे उसको अटैक करके उसको घेर लेते हैं। फिर घेर के जब लड़ेंगे तो उसमें गर्मी तो होगी ना, तो उस समय पे वहां पे गरम लगेगा आपको। जहां पर युद्ध चल रहा है WBC का बाहर से आए हुए कीटाणुओं के साथ, तो वो जगह गरम, थोड़ी और गरम और थोड़ा गरम। तो ये डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है। तो अगर हमारे ऐसे कोई बाहर का चोट नहीं है, लेकिन नाक जो रंध्र हैं उसके थ्रू अगर हमारे अंदर कोई कीटाणु घुस जाता है, तो वो जाके अगर हमारे नाक में आ रहा है तो नोज का इन्फेक्शन हो जाएगा, गले में हो गया तो गले का इन्फेक्शन, पेट में गया तो पेट का इन्फेक्शन। इस तरह से कहीं भी आपके वो कीटाणु जहां उनको जाके अटैक करना है वो अंदर घुसते हैं। तो क्या करता है हमारा WBC? उस जगह पे जाके अब आपके शरीर को गर्म करता है। उसे हम बुखार कहते हैं। तो बुखार बुरा है या अच्छा है? बुखार बुरा कैसे हो सकता है? बुखार तो अच्छा है, क्योंकि छोटा सा एक कीटाणु आया और आपके शरीर में इतनी व्यवस्था है कि उसको खत्म कर सकता है। तब पूरे शरीर की ऊर्जा उस कीटाणु, यानी कि बाहर से आए हुए कीटाणु को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को खत्म करने में सारी ऊर्जा लग जाती है। इसीलिए उस वक्त आपको जब बुखार होता है तो आपको कहा जाता है अन्न मत खाओ, खाना मत खाओ, क्योंकि फिर आपकी ऊर्जा जाएगी खाना हजम करने के लिए। तब आपका वो कीटाणुओं के साथ जो लड़ाई करने की ऊर्जा थी, उसको पॉज बटन दबा के उनको यहां काम करना पड़ता है आपका खाना हजम करने के लिए। ज्यादा श्रम करना पड़ता है खाना हजम करने के लिए उस समय पे। इसलिए आपको भाग दौड़ करने को मना करते हैं कि रेस्ट कर लो, क्योंकि आप चलते फिरते भी हो तब भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर आपका ऊर्जा वहां यूज हो जाएगा, बट जाएगा, तो जहां पे वो बीमारी के साथ उसको फाइट करना है वहां पे ऊर्जा कम पड़ सकती है, क्योंकि अभी एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। अभी अटैक वॉर मोड में है। ऑलरेडी जो ऊर्जा है शरीर में वही वहां पे उपयोग होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने शरीर को ऊर्जावान बना के रखना चाहिए कि कभी ऐसी कोई टाइम आ जाता है, कोई हालत बनते हैं, तो अपने आप शरीर लड़ेगा। तो अगर किसी को बार बार बुखार हो रहा है, इसका मतलब उसका शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके शरीर में जहां भी कीटाणु, क्योंकि वो घूम रहा है ऐसी जगह पर जहां पे उसको वायरल अटैक हो रहे हैं, लेकिन शरीर उसका फाइट कर रहा है, तो अच्छी बात है। हम उसको बोलेंगे अरे ये तो बार बार बीमार पड़ता है, अरे इसको डॉक्टर को दिखाओ, क्यों पता नहीं इसको बार बार बुखार हो जाता है। आपको ये देखना चाहिए कि इसको बार बार कहीं से इन्फेक्शन हो रहा है और शरीर को इतना काम करना पड़ रहा है, बार बार बुखार लाके उसको खत्म करना पड़ रहा है। तो ये बात हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी अप्लाई करती है। जब आप शांति से बैठ के, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, मतलब ध्यान में आके जब हम ज्ञान की दृष्टि से चीज़ों को समझने लगते हैं, तो आपके साथ जुकाम हो रहा है, अभी मुझे जुकाम है 1 हफ्ते से, मैं तिरुपति गई थी, तो समझ सकते हैं, तिरुपति में गए, कुछ और खा लिया, तेल का इन्फेक्शन हो सकता है, पानी का हो सकता है, या फिर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो कोई पड़ोस में बैठा होगा, उसको कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा, उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि बाहर से इन्फेक्शन हुआ है। गर्म पानी पी लिया, काढ़ा पी लिया, और घर के जो घरेलू नुस्खे मालूम है वो प्रयत्न कर लो। जरूर उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये थ्रोट इन्फेक्शन जो है इतनी जल्दी से जाता नहीं है, जुकाम और ये लेकिन मेरा तो 1 ही दिन में जुकाम कम हो गया, बस थ्रोट इन्फेक्शन है तो खा हो रहा है, ड्राई। तो इस तरह से ये छोटी मोटी बीमारियां हो गई। अब आप बोलोगे क्या ये अब सारी बीमारियों के लिए ऐसा ही करेंगे हम? नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट मत कहिए, ज्ञान के साथ हम करेंगे, अज्ञानता में नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको कोई चोट लग जाती है तब भी आप देख सकते हैं, आप बच्चों को ये समझा सकते हैं
जैसे ही कोई कट होता है थोड़ी देर बाद आपका पूरे उसके साइड का स्किन गर्म हो जाता है। आप इवन देखो कहीं पे चोट लग जाती है ना तो उसको आपको बाद में स्वेलिंग आती है तो वो गरम गरम लगता है। आप छू के देखेंगे गरम लगेगा। क्यों गरम हुआ है? क्योंकि वहाँ अंदरूनी जो भी नुकसान हुआ है उसके फाइट करने के लिए हमारी बॉडी पूरी एंटीबॉडी भेज रही है, सोल्जर्स को वहाँ पे भेज रखी है, इसलिए आपको गरम लगेगा। बहुत वो जो घाव होता है उसको अगर आप पास से देखोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें से थोड़ा पहले पानी निकलता है, खून जो निकलेगा बंद हो जाएगा जब पस बनने लगता है ना, ध्यान दोगे तो येलो कलर का निकलेगा, पानी एकदम क्लियर वाटर निकलेगा, बूंद बूंद करके निकलेगा। ये सब वहाँ पे युद्ध हो रहा है, इसको समझना है, आंखों से देखना है। अपने नहीं हुआ किसी को हुआ उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करो। अभी तो इतना छोटा कट लगता है, बच्चे को बोलते बैंडेड लगाओ, पहले भागेंगे और जाके बैंडेड। आपको पता है बैंडेड कितना नुकसानदायक है? बैंडेड कभी नहीं लगाना चाहिए। घावों को, छोटे मोटे घावों को स्पेशली हवा में छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर कोई लेप करके उसको हवा में सूखने देना चाहिए और टाइम देना चाहिए हील करने के लिए। हाँ, अगर आपका वो चोट ऐसे खुलने वाला है, उसमें से फिर कुछ अंदर डस्ट जाने का है, तब आप उसको ऐसे थोड़ा पास में करके उसके ऊपर एक पट्टी बांध सकते हैं। वो भी देखिए हमेशा से आज भी कितना भी टेक्नोलॉजी हाई हो गया हो, आज भी बैंडेज में कॉटन का ही कपड़ा लगता है। उस जमाने से लेके आज के जमाने तक कॉटन का ही कपड़ा यूज किया गया है। क्यों बैंडेज ऐसे एकदम खुला खुला होता है? क्यों वो ऐसे टाइटली बुना हुआ कपड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हवा आना जाना जरूरी है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि थोड़ी हवा लगनी बहुत जरूरी है। तो बैंडेज, बिल्कुल बैंडेड यूज मत कीजिए। अपने बच्चों को भी ये आदत मत डालिए। अभी तो इसलिए वो बिजनेस करने के लिए डिजाइन बना के भेजते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट होके बैंडेड मांगे। इतना सा भी चोट लगा, मम्मा चोट लग गई है, ले बेटा मिक्की माउस का बैंडेड चाहिए या फिर कुछ डोरेमोन का चाहिए, छोटे भीम का बैंडेज चाहिए। तो वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं और नुकसान हमारा हो रहा है। तो इस तरह से बाहरी चोटों को और बाहरी बीमारियों को हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके डायबिटीज, कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आप पूछेंगे कि आप भी आप बोलते हो कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इतनी बड़ी बीमारियां होगी अब भी घर में बैठेंगे? जी हाँ, घर में बैठना है। पत्री सर ने बोला, मेरे को उनकी बात ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे पहले से ही डॉक्टर के पास जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत सह के जब सब घर में डांटते ना, फाइनली तब जाके कभी भी डॉक्टर के पास गई हूँ, या फिर मैं खुद सह नहीं पाऊंगी उस टाइम पे मैं एक टैबलेट लेती। और सर कहते थे कि टैबलेट मत, हमें तो पता है PSSN में नो मेडिसिन नो डॉक्टर। तो जब मेरे दिमाग में फिर आता था कि अच्छा नो डॉक्टर, तो क्लैरिटी देने वाले तो सर ही हैं। कितने लकी थे हम लोग ना उस समय पे, तो सर कितनी सारी बातें बता रखी है कि क्यों नहीं। तो मेरे डाउट आता था, तो क्या बीमारी हो गई हम अपने आप को कैसे ठीक करेंगे? कोई बड़ा बीमारी, जैसे कि अभी किडनी स्टोन हो रहा है, गैल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, तड़पता है इंसान, इमीडिएट ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर जाएगा। तो कैसे ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए? इसका जवाब पत्री सर का जो है मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो वो कहते थे बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि हमने कर्म सिद्धांत समझ लिया है। तो हर छोटी बड़ी बीमारी, तकलीफ, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, सब हमें कर्मा की वजह से ही आता है। कर्म सिद्धांत बताता है जो भी है वो सब कर्मा का खेल है, और उसको समझ के हमें उसके साथ समझ के रहना है कि कैसे करना है इसके साथ। तो जब बीमारियां आती हैं, ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि कर्मा का खेल है, और किसी कर्मा की वजह से ही किसी को आज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। तो क्या करें, वो ठीक ना हो? तो बोलते थे पहले अवेयरनेस में उसको एक्सेप्ट करो, जो बीमारी हुई है उसे एक्सेप्ट करो, ध्यान को ज़्यादा ध्यान करो। तो मेरे पास बहुत कॉल आते थे जब मैं नई सीख रही थी ना, तब कैंसर के पेशेंट ने बहुत कॉल्स किए मुझे। तो
तो उनको कहा जाता था कि और अधिक से अधिक ध्यान करो, ताकि ध्यान की शक्ति से अगर आपको ठीक होना है तो आप होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आप बोलेंगे कि 3rd स्टेज 4th स्टेज में भी आप ऐसा ही जवाब दोगे। अब पता नहीं, उत्तर तो यही है कि ध्यान करो। अब बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोल दिया बचोगे नहीं, अब क्या करें? अभी भी ध्यान करने को बोलोगे? अब आप मरने वाले हो, अब क्या करेंगे? अभी भी ध्यान ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर ऐसे ध्यान ही करते रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे, है ना? ट्रीटमेंट नहीं लिया, कैंसर जैसी किसी को बीमारी है और मेडिसिन नहीं लेता है, कीमो नहीं कराता है, वो तो मर जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रही हूं, सर ने बोला है, मर जाने दो उसको। वो भुगतना था, भुगत के उसको मर जाने दो, मर जाओ, ऐसे ही बोलते थे सर। बोलते थे मर जाओ, बीमारी हो गई, मरने वाली बीमारी हो गई तो मरने के लिए आई थी बीमारी, मरो, हो गया, फिर जन्म लोगे। तब इसको फिर से कंटिन्यू नहीं करना होगा, हो गया तुम्हारा वो कोटा खत्म, जितना भुगतना था वो भुगत के तुम मर जाओगे, अगला जन्म एकदम सेहतमंद मिलेगा। क्यों चिंता करना है? अभी अगर इसको हम पोस्टपोन करते हैं दवा करके, उस पेन को, उस डैमेज को दवा लेके, अगर तो आपको फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा। वो लेसन ऐसा होगा कि आपने कॉपी करके एग्जाम पास कर लिया। अभी तो पास हो जाओगे, लेकिन समय आएगा तो उसका आंसर आपको मालूम नहीं होगा। तो इसलिए दवा नहीं लेना है। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि इस शरीर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है। जो शरीर ये मिला है, इसको ऐसे ही खत्म होने नहीं देना है। तो क्या करें अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है? तो मैं बताती हूँ। देखिए, इसी को मैं स्व उपचार कहती हूँ। अभी आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो सब ध्यान से सुनिए कि हम किस तरह से अपने बड़ी से बड़ी बीमारी को सिर्फ माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना पत्री सर कह रहे हैं, पूरी दुनिया मानती है। बड़े बड़े लेखकों ने इस विषय पे चर्चा करके किताबें छापी हैं। दीपक चोपड़ा आप सब जानते होंगे, उन्होंने तो एक बुक ही लिखी हुई है, सेल्फ हीलिंग विद द पावर ऑफ माइंड। इसको कहते हैं स्व उपचार, उसी को सेल्फ हीलिंग कहा गया है। सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हो, आपको दूसरों की हीलिंग नहीं करनी है। तो सेल्फ हीलिंग कैसे होगी फ्रेंड्स? ओके, तो देखते हैं। हमारे शरीर में जितने भी कण हैं, जब हम पैदा हुए थे इतने छोटे से कण से शुरू हुए, फिर वो 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डबल 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 बढ़ते गए, तब जाके इतना बड़ा एक शरीर तैयार हो गया। तो मैं कौन हूं? मैं हर एक कण में मैं ही हूं, हर कण मैं हूं, इसके अंदर जितने भी कण हैं मैं ही हूं, और वो मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे साथ उसका कम्युनिकेशन है, वो मेरी बात मानता है। अब इतना बड़ा शरीर और इतने सारे कण होने की वजह से हम हर कण के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान में कहा जाता है कि अंदर जाओ और पहले शरीर के कोने कोने से हाय हेलो तो कर लो। तो इस तरह से हमें ध्यान में अपने शरीर के कण कण से संपर्क बना के रखना चाहिए। जब हम कण कण से संपर्क बना के रखते हैं तो हमारा कण हमें पता चलेगा। इन्फेक्शन होने से पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसी एक जगह पे इन्फेक्शन होने वाला है। वो आके बताएगा कि दोस्त मैं बीमार होने वाला हूं, मुझ में थोड़ा कुछ लग रहा है गड़बड़। और जब कोई बाहर से अटैक करता है, अभी आपके बच्चे को किसी ने मार दिया, 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को किसी बाहर वाले ने मारा, आप क्या करते हो उस बच्चे को? आप बोलोगे नहीं, मेरे लिए चारों बच्चे एक समान है, मैं सबको समान प्यार दूंगा, मारा है तब भी सेम, नहीं मारा है उसको भी सेम प्यार। ऐसा तो नहीं होता है ना। सारा पूरा परिवार मिलके उस बच्चे को अधिक प्यार देता है, अधिक केयर करता है, उसका मानसिक तौर पे और भौतिक तौर पे दोनों तरह से हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी अंग, सपोजिंग आपको डायबिटीज है, डायबिटीज कौन से अंग में होता है? स्प्लीन में होता है, पैनक्रियाज में होता है।
तो आपको पैनक्रियास की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको खूब प्यार करना चाहिए। अरे इसको ना, इसका काम में गड़बड़ हो गया है, इसको ना थोड़ा काम करना नहीं आता है, इसको प्यार करें। नहीं, तुम चिंता मत करो, अब होगा तुमसे सही होगा। इंसुलिन तुम सही से नहीं कर पा रहे हो प्रोड्यूस, नहीं नहीं, आई लव यू बेबी, आई लव यू, डोंट वरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा ही तो भाग हो। ऐसे हर पल आपका ध्यान, जब ध्यान में बैठे रहेंगे आप अपने पैनक्रियाज को प्यार भेजेंगे। किडनी में स्टोन है, क्यों हुआ स्टोन? क्योंकि वहाँ की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ था, जो यूरिन पास हो रहा था वो निकाल नहीं रहा था, और जब निकाल नहीं रहा था वो रुक गया। तो जिस तरह से आपके कमोड़ के पीछे के इसमें होता है ना, पानी रुक के उसमें एक निशान पड़ जाता है, उसी तरह से जब किडनी के अंदर पानी मतलब यूरिन रुक रुक के निशान पड़ता है, वो भी कैल्सीफाई होके उसमें स्टोन्स बन जाते हैं। सिंपल सा है। जिस तरह से आपके कमोड़ के पीछे का वो जो फ्लश टैंक है, उसके अंदर देखोगे, उसके अंदर जो स्केलिंग हो रखी है, उसी तरह का स्केलिंग होने पर हमारे अंदर स्टोन्स बनते हैं। जैसे ही ये क्लैरिटी मिलती है तो लगता है अरे बेचारे को ना पानी ठीक से फ्लश नहीं हो रहा है इसका, तो आप अपनी किडनी से, अपने यूरिनरी ब्लैडर से वहां पर हाथ रख के प्यार दोगे। अरे बच्चा, तेरे से काम नहीं हो पाया, चल ठीक से काम कर, हो जाएगा, देख, निकाल सुसु को पूरा बाहर। अपने आप को वो कैल्सिफिकेशन जो हो रहा है अपने आप से उसको छोड़, अपने स्किन से जो लगा हुआ है उसको छोड़ दे, बाहर फेंक दे। होगा थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि अपने आप से जब किडनी स्टोन निकलता है बहुत दर्द होता है, खून बहता है, बुखार आता है। और बड़े बड़े स्टोन होंगे तो आप बोलोगे कि अगर बड़ा स्टोन है तो अपने आप फूट के वो पीस पीस हो जाए, इतना छोटा पीस हो जाए कि वो यूरिन से निकल सके आराम से। आप उसको बोलोगे तोड़ दे इसको, तेरे अंदर हिम्मत है, कितना ही बड़ा स्टोन क्यों ना हो, तोड़ इसको छोटा छोटा बना दे, इतना छोटा बना दे कि मैं पानी पीऊंगा, नारियल पानी पीऊंगा। क्योंकि हम अब बुद्धि से काम लेंगे, किस तरह से हम अपने किडनी की सहायता कर सकते हैं। तो चिंता मत कर, मैं नारियल पानी पीऊंगा, अच्छे से पानी पीऊंगा, थोड़ा वॉक करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, तू कर सकता है, तू ये काम कर। और ऐसा प्रयोग बहुत जगह पे हो रहे हैं, इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स, कि बिना मेडिसिन के इस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप में से कई अगर स्पिरिचुअल टैबलेट कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से और ज्ञान मिल रहा है कि हम इन बीमारियों के साथ किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और क्यों होती हैं ये बीमारियां। तो सिर्फ ध्यान करना काफ़ी नहीं है, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो और साइंटिफिकली ये बीमारियां क्यों होती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ये सारा ज्ञान हमें अर्जित करते रहना है। थोड़े से ध्यान करके अरे मैं तो 2 घंटा ध्यान कर रहा हूँ तो मैं महाध्यानी हो गया। पत्री सर ने बोला था ध्यान सीखो, मैं 4 लोगों को सिखा रहा हूँ और 2 जगह जाके आ रहा हूँ, हो गया, पिरामिड में जाके बैठता हूँ। इससे खुश मत होइए, ये सिर्फ एक स्टेप था जो सर ने बोला था कि इतना तो मिनिमम आपको करना ही है, स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। उसके आगे भी तो बढ़ना है, उनको प्राउड नहीं फील कराना हमें कि इस ज्ञान को और अच्छे से हाईएस्ट पॉसिबल हमें अर्जित करना है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया। अगर अंगों में कोई परेशानी है, अभी बच्चा नहीं हो रहा है, तो अपने गर्भ को प्यार कीजिए। आपने बहुत उसका अपमान किया है। गर्भ का अपमान हम बहुत ही लाइटली, बहुत ही आराम से इंसल्ट कर चुके हैं बचपन से। जो ये पीरियड्स होने पर किसी को अछूत की तरह करते हैं, तो वो आपको गर्भ का अपमान है। खुद स्त्री क्या होती है, वो बोलती छी छी, ये क्या 3 दिन 5 दिन का दिमाग खराब हो जाता है, ये हम लेडीज को ही क्यों होता है, कितना ये प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये दर्द मेरे से सहा नहीं जाता। उस समय पर कोसते रहना, ऐसे कोसने पर भी आप अरे आप अपने गर्भ का अपमान कर रहे हो। पीरियड्स को अपमान करना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि कल को जब आपको बच्चा चाहिए होगा, उसी गर्भ से आपको मिलना है। और उस वक्त आप कितना भी मिन्नत कर लो, वो ऑलरेडी उसने अपना, 1 मिनट फ्रेंड्स,
सॉरी। तो पीरियड्स की बात हो रही थी और कंसीव करने की बात हो रही थी। स्त्री जन्म को या अपने कोख को अगर हम दोषित दोनों करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। और दूसरे कर्मा भी बहुत सारे रीजंस हैं। पिछले जन्म में आपने उस तरह का कुछ किया होगा, तो कर्मा की बात तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन आज के जन्म का ही हम देखते हैं। आज के टाइम पे कहाँ गलती हो रही है। तो आज अब क्या करें भाई, हो गया ठीक है, बचपन में हमने ऐसा कर लिया, अब क्या करना चाहिए आपको, पुरुष हो या स्त्री हो। देखिए गर्भवती ना होना किसी एक की गलती नहीं होती है यहाँ पे, मतलब एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपने उस सेक्स ऑर्गन्स पर हाथ रखकर या ध्यान में उस जगह पर अपना शक्ति को भेजते हुए उसे बहुत सारा प्यार भेजना है। किस तरह से आपके वो अंग काम करते हैं उसको पूरा आपको माइंड में उसका फैक्ट्री का डिजाइन बना के उसको बोलना है कि तुम अंडा अच्छा वाला सेहतमंद अंडा बनाओगे और तुमसे बहुत अच्छा सा बच्चा पैदा होगा। तो एक अच्छा आत्मा के लिए हम प्रे करेंगे कि एक बहुत ही बड़े मास्टर उनका जन्म हो। तो इस तरह से विचारों से उस भाग को हम एनर्जी भेजेंगे ध्यान में और खूब सारा प्यार भेजेंगे। अगर आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपका बच्चा हो ही नहीं सकता, तब भी अगर आप ध्यान करके इस तरह के विचार, इसलिए कहते हैं ध्यान से हम स्व उपचार कर सकते हैं। तो हर तरह की बीमारी के लिए अब आते हैं कैंसर पर। लास्टली कैंसर में ऐसा होता है कि आपका कण कण रोगग्रस्त, कण कण वीक, कण कण मरने वाला, उसमें कुछ शक्ति नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पूरे शरीर के हर कण को आपको प्यार भेजना चाहिए। आप पूरा लव भेजो कि मैं जानता हूं तुम परेशान हो, तुम बीमार हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम सही हो जाओगे। देखो कैसे हो रहे हो, थोड़ा थोड़ा सही हो रहे हो, तुम में शक्ति बढ़ रही है। जो बाहर से आपको अटैक किया है किसी वायरस ने या जिस भी वजह से कैंसर हुआ है, अगर आपको पता है कि किस तरह का कैंसर है तो आप अपना कंसंट्रेशन उसी जगह पे ले जाना। किसी को थ्रोट होता है, किसी को मुंह का होता है, किसी को पेट का होता है, किसी को बोन कैंसर होता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है। तो आप अपने प्यार को हर कण को भेजेंगे, हर कण से प्यार से, हर पल, सिर्फ ध्यान में ही नहीं, ध्यान में ज्यादा, क्योंकि ध्यान में हमारे ऊर्जा बहुत बहती है। तो बाहर की दैविक ऊर्जा अधिक आने के समय पे हम और अधिक उसको ऊर्जा दे सकते हैं। और अन्य समय पर विचारों से कभी भी डाउट नहीं लाना। अगर आपके मन में डाउट आता है कि क्या मैं ऐसे सिर्फ ध्यान करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उस समय पे आपने इतना ऊर्जा दिया होगा ना, पूरा इतना हो जाएगा। तो इतना सा भी डाउट मत आने देना, क्योंकि वो ऊर्जा को खा जाएगा। ऊर्जा को बढ़ाने के तरीके देखते जाएंगे और हम सिर्फ अपने विचारों से, ना दवा चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन उस समय पे हम ध्यान देंगे अपने अन्न पर, अपने व्यवहार पर, अपने बोल पर, अपने विचारों पर। जब हम ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, सिर्फ इतना बोल दिया, अरे मैंने अब कोई पूछ भी सकता है, मैडम कितने बार बोलना है कि आई लव यू, मेरे पैनक्रियास और मेरा शुगर ठीक हो जाएगा? एक बार बोलने से नहीं चलेगा। एक बार बोलने से कैसे चलेगा? अगर आप घर में आप पति पत्नी हो, आपको साल में एक बार, दिन में एक बार ही आपके घर वाले आपको प्यार दिखाएं और बाकी के टाइम में बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, आपको अच्छा लगेगा? आप तो चाहते हैं ना कि हर पल उठते बैठते आते जाते आपको प्यार मिले। तो आपका कण कण, शरीर का कण ही है वो जो प्यार मांग रहा है। लेकिन हम भौतिक प्यार में ऐसे फंस गए, हमें वहां प्यार करना आता है, लेकिन अपने ही अंदर के हर कण को प्यार करना अभी आता नहीं है। तो ये इवन स्वस्थ इंसान को भी ये आदत डालनी चाहिए कि अपने हर कण को हम प्यार दें, ग्रैटिट्यूड दें। सिर्फ एक बार ग्रैटिट्यूड बोलने से ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। सो जब हम रोज ध्यान कर रहे हैं, हमें लगता है कि रोज ध्यान में क्या बोलें, क्या करें।
अपने हर कण से बात कीजिए, आपके शरीर के। सिर्फ अभी तो भौतिक शरीर का हो गया, अभी तो और 7 शरीर हैं। तो हम भौतिक रोगों के लिए ही बात कर रहे हैं, और अब सिर्फ हमने डील किया है सिर्फ हमने भौतिक शरीर का। कण तो हमारा शरीर का कण भौतिक शरीर में है। जब इसमें ऊर्जा भर जाता है तभी हम फिर अपनी ऑरा को और बढ़ाएंगे, और फिर हम दूसरी ऊर्जा पे जाएंगे। तो फिजिकल बॉडी के बाद फिर मेंटल बॉडी, क्योंकि मन से भी हमें वो काम करना है, मन को स्वस्थ रखना है, फिर भावनाओं को स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब बीमार होते हैं और बहुत दर्द हो रहा होता है तो सब बुद्धि सारा हम गांठ बांध के छत पे फेंक देते हैं, कोई ज्ञान काम नहीं करता उस समय पे। तो उस समय पे जरूरी है सज्जन संगत कीजिए। जब आप बीमार हो घर में प्लीज अकेले मत बैठिए। आपके घर में कोई बीमार है, इस तरह का कि कोई जूम सेशन चल रहा है, उनको ज्वाइन करा दो। कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी दवा है सज्जन संगत। यहाँ पे सब योगी हैं, सब ब्रह्म ऋषि हैं। इनके संगत में बीमार से बीमार इंसान ठीक हो जाएगा, आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। कितनों ने नहीं देखा कि ध्यान में जुड़ने की वजह से आपके घुटने के दर्द कम हो गए, बैक पेन कम हो गया, मेरा हेडेक कम हो गया। कितने नहीं अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जब इतनी जल्दी ऐसे ऊपरी तौर पे ये बीमारियां कम हो रही है तो सतत हम अगर इस संगत में रहेंगे तो क्या हमारे अंदर मन की बीमारी है या तन की बीमारी है, क्या वो ठीक नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। विचार का ही फर्क है बस। हो सकती है बोलोगे होगा, नहीं हो सकती है बोलोगे नहीं होगा, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, और उतना ही आसान भी है। तो चलिए आज ध्यान में हम अपने ही इस शरीर को स्वहील करेंगे। जब हम एक एक पार्ट्स पे जाते हैं उसको हील करिए, खूब एनर्जी दीजिए, उस जगह को गर्म होने तक वेट कीजिए। इसलिए मैं गाइड नहीं करूंगी क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को अलग अलग एहसास होता है। तो आप सिर से शुरू कीजिए, पहले सहस्रारा पूरा आपका क्राउन आपको गर्म महसूस हो तब तक आप इसको गर्म करते रहो, मतलब एनर्जी भेजते रहो, क्योंकि सहस्रारा से ही बह रहा है एनर्जी। और आप बोलेंगे जितनी भी अब तक हम तक पहुंची नहीं होंगी, कुछ बीमारियां अभी शुरू हो रही होंगी मे बी, क्योंकि इस एज में आके कहीं ना कहीं हमने जितना गंदा खा रखा है, पॉइजनस आहार मिला है, दूषित हवा है, दूषित लोगों से मिले हैं वो भी इन्फेक्शन है हमारे, तो जितने भी हैं वो सब निकल जाएंगे। ऐसा हमें रोज 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 करना है। तो कोई किसी को डाउट आता है कि रोज रोज क्या ध्यान करना, कैसे ध्यान करना, क्या बोलना, सिर्फ म्यूजिक चला के बैठना क्या? तो आप ये ट्रीटमेंट सेल्फ हीलिंग का करते रह सकते हो दिन में 3 बार 4 बार। जब जब ध्यान में बैठो तब तब अपना सेल्फ हीलिंग मेंटल फिजिकल इमोशनल तीनों बॉडी का हीलिंग करोगे। तो जैसे ही आपके मेंटल और इमोशनल बॉडी का हील होता है तो आपके सोच भी बदलेंगे, ना कि बीमारियां बल्कि सोच भी बदलेगी। ठीक है, तो ये था आज का स्व उपचार। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, हमें स्व उपचार करना। और घरेलू नुस्खे किसी को पता है तो आप घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप अपने बॉडी को तड़पाओ। तो घरेलू नुस्खे जो भी आपके दादी वादी बताते हैं वो आप कर सकते हो। ओनली नो मेडिसिन नो डॉक्टर बोला है पतरी सर ने, ये नहीं बोला कि तुम बीमार हो के तड़पो, नहीं बोला है। सो आप उसको किस तरह से गर्म पानी से, गर्म सिकाई करके और कुछ एक्सरसाइजेस करके, है ना, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए एक्चुअली हमको ध्यान के साथ फिजिकल, क्योंकि अभी तो बैठ के ध्यान ही हो रहा है। थोड़े थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, लाफिंग कीजिए। लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन एक्चुअली। खूब दोस्तों में बैठिए, गाइए और मजाक कीजिए, खूब सारे जोक सुनाइए, सिल्ली जोक सुनाइए, लंबी लंबी कहानियाँ भी नहीं चाहिए, सिल्ली जोक सुनाइए और खूब हंसिए। और ये हमारा सबसे बड़ा मेडिसिन होगा कि आप परिवार के साथ समय बिताइए और उतना ही समय दोस्तों के साथ भी बिताइए और उससे ज़्यादा समय ध्यानियों के साथ बिताइए। तो चलिए, आई डोंट थिंक अभी कोई क्वेश्चंस की ज़रूरत है यहाँ पे।
ठीक है, तो सिर्फ ध्यान ही होगा आज, नो क्वेश्चन आंसर सेशंस। अधिक समय हम आज ध्यान में लगाएंगे, सो 7:30 तक हमारा ध्यान जाएगा। 45 मिनट्स ध्यान आज थोड़ा अधिक चाहिए, क्योंकि शरीर के हर कोने में जाना है हमें। तो बिल्कुल कोई भी, कैमरा ऑफ है इसलिए प्लीज़ पीछे मत हटिए या इसको अलक्ष्य ना कीजिए, सभी ध्यान में बैठेंगे। जीजा पाटिल जी, आपने हाथ उठा दिया। अच्छा, बोलिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। हाँ मैम, मुझे नागिन हुआ था पिछले साल। तो मुझे अभी भी ऐसी बहुत अंदर से गर्म होता है और ऐसे छाले भी आ जाते थे। अभी नहीं आ रहे छाले, लेकिन ऐसे पेशाब भी पीली पीली होते हैं। बहुत पानी पीती हूँ मैं, डॉक्टर के पास गई नहीं। पिछली बार सर्दी भी हुई थी, 5-6 दिन ऐसे ही घर में मैंने ध्यान करके वो भी चली गई। लेकिन वो जो नागिन का है ना मैम, तो वो मुझे अभी भी ऐसा अंदर से ऐसा बहुत गर्म होता है। हाँ, और उसको आपको कहाँ, किस जगह पे हुआ था? राइट साइड पे पूरी। हाँ, आप वहाँ पे मिट्टी का लेप लगाइए। उसका मिट्टी का जो लेप होता है, मिट्टी का लेप लगाइए और ठंडा खाना खाइए। गरम गरम खाना नहीं खाना है। और वैसे तो इसको मना है, पूजा के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ कि अगर नाग देवता का अगर कोई छोटा सा चांदी का होता है ना हम लोगों के घरों में, तो मैं उसको जल चढ़ाती हूँ। जब हम मेरे ससुर को हुआ था, 1 वीक में उनका ठीक हो गया। और फिर सॉरी बोलना जरूरी है, फॉरगिवनेस मांगना जरूरी है कि हमसे कोई गलती हुई है उसकी, क्योंकि इसका जो गरम आता है वो तड़प बहुत बुरी तरह से गरम लगता है इसका। मैं उसी वक्त ध्यान में आई मैम। मैं हाँ, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती थी। अच्छा। अंदर ही रूम में बैठती थी। हाँ, तो ऐसा देख देख के पीएम सिंध ज्वाइन करके ध्यान में आए। हाँ। तो उसको मैं धन्यवाद भी बोलती हूँ कि मुझे ऐसा ध्यान में आई मैं। हाँ, लेकिन वो होता है मुझे। राइट। तो अभी और वो मैं कम होने के लिए आप उससे प्रार्थना कीजिए कि बस मैंने अपना लेसन ले लिया, प्लीज़ मुझे अब वो सुकून चाहिए, ये वाला सुकून चाहिए। तो आप उसको जल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप कल्पना में भी उस नाग देवता के जल चढ़ा के आप शांति और सुकून मांग सकते हैं, वो कूल, ठंडक जो गर्मी है ना उसकी। एक बोलना था कि मैं 4-5 महीनों से ऐसा पूजा नहीं हो रही मेरे से। मैं फूल भी तोड़ के घर में लाती हूँ और कुछ भी काम करने लग जाती हूँ, याद ही नहीं रहती मुझे। और फिर बाद में मुझे ऐसा अच्छा नहीं, बुरा लगता है। हाँ। कि मेरे से आज पूजा नहीं हुई। ऐसा हो रहा है। नहीं, वो होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने अभी 1 साल हो गया मेरे को पूजा करके। मेरे हस्बैंड 4-5 महीने हो गए मैम। कोई बात और नहीं। ऐसा जिस दिन एकादशी वगैरह होती है ना, हाँ, तो घर के लोग बोलते हैं तो तुझे पूजा नहीं की। तो मैं सिर्फ फूल भी चढ़ा देती हूँ, ऐसा करती हूँ। कोई बात नहीं। तो ये वो हम मुझे गिल्ट की लगता तरह है। हाँ, नहीं, हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत ध्यानियों के साथ हो रहा है, जिसने एकदम से छोड़ दिया, लेकिन कहीं दिमाग के कोने में हमारे वो खटकता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्योंकि हमारा उनसे उतना नाता बना हुआ था ना। तो कोई बात नहीं कर सकते तो भी ठीक है, मन करता है करने का तो कर लीजिए, 1-आध बार बीच में कर लो, खुश हो जाओ, समझ रहे हो? तो गलत नहीं है, करना नहीं है, क्यों नहीं करना, ज्ञान से समझ के नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि रूल है कि नहीं। रूल नहीं, लेकिन हाँ, ना वो जो देवता है उनकी शक्ति और उनकी एनर्जी हम दे रहे हैं ना। हाँ, उनको ऐसा ध्यान में थैंक यू। हाँ, हम तो ध्यान ऐसा वहाँ पे ऐसा पूजा करने का मैं करती हूँ। अभी फूल भी तोड़ के घर में आई तो मुझे लगता अभी करूंगी, बाद में करूंगी, वो छूट जा रही है मेरे से। ऐसा हो रहा है। नहीं, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत कुछ नहीं होगा, ना कोई उसकी वजह से कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बस यही है, कनेक्ट करना है, एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है। ठीक है, हमने तो नाग देवता का मंदिर बना के रखा है, तो अब तो मैं मंदिर में भी नहीं जाती हूँ वहाँ पे। 1 साल हो गया, सब लोग पूछते हैं आपका मंदिर है, आप ही नहीं आते हो। मेरी फ्रेंड जाके वहाँ पे सब करके आती हैं। मैं बोलती हूँ मेरे को टाइम ही नहीं है, सुबह सुबह जाना पड़ता है वहाँ पे, 5 बजे जाके सब अभिषेक करके आना पड़ता है। मेरे हस्बैंड रहते थे तब वो करते थे, अभी वो आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं तो वो भी नहीं जा पाते। तो बस ठीक है, ये एक जर्नी है, इसको हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या करवाना चाहते थे, ऐसा क्यों हुआ,
बस उसको सोचो, नहीं तो अभी जिसकी ज़रूरत नहीं है, पत्री सर कहते थे जो हो चुका उसके लिए ज़्यादा सोच के एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आज अभी और आगे के लिए हमें क्या करना है, बस इतना ही सोच रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान में चलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। अगर किसी का माइक ऑन है, नहीं है, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। मैं भी अपना माइक ऑफ करती हूँ और हम ध्यान में चलेंगे फ्रेंड्स। और जैसा हमने बताया कि ऊपर से लेकर ऊर्जा को भेजते हुए, साथ ही जब तक फील ना हो तब तक हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे। सिर से पूरे मुंह तक जाएंगे, फिर गले, फिर चेस्ट, फिर शोल्डर्स, फिर स्टमक, फिर बैक, फिर अपने थाइज और पैर। और जब पूरा शरीर हो जाएगा तो फिर हम पूरा कंप्लीटली उस ऊर्जा में शून्य स्थिति में चले जाएंगे। म्यूजिक चला दीजिए, कोई म्यूजिक चलाने वाले हो? ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मैं म्यूजिक, हाँ कोई चला रहे हैं? या थैंक यू, कोई चला दीजिए म्यूजिक। जो हाँ इतने चल रहा है तो मैं रोज सुनती हूँ, नहीं तो फिर यूट्यूब पे सुनती हूँ। थैंक बहुत यू। अच्छा नॉलेज है आपको। और आज की ऊर्जा तो बहुत ही अच्छी लगी। आप पत्री सर भी आए थे ना, तो बहुत अच्छी लगी। जी सब हम लोग एक साथ में ही थे, पत्री सर के साथ में ही थे सब। बिल्कुल। अच्छा लग रहा था। यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। आरती मैम बोला। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत गहन नॉलेज था
तो अब डॉक्टरेट भी हो गई। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। जो भी सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि डीप 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 जा रहे हैं और रिसर्च वर्क होता ही है। तो मैं तो, मेरे पेपर देख के मुझे खुद भी लगता है, मेरे डाइनिंग टेबल पे, मेरे सोफे पे, सब जगह पेपर रहते हैं। लिखती कुछ और हूँ लेकिन समझ कुछ और आता है और बोलती कुछ और हूँ। तो सच में आपने सही कहा एकदम। बहुत अच्छा बातें बताई। और वो मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रही हूँ, तो उसमें भी दिया है, तो मैं प्रेयर करती हूँ। मीन्स हर एक पेशियों, सब पेशियों के जाला होते हैं, मीन्स मराठी में वो। हाँ। तो और सब अवयव को उत्तम है, उत्कृष्ट है, ऐसा सोते टाइम हर रोज बोलती हूँ अभी। वेरी गुड। तो अच्छा लग रहा है। मीन्स वही। आप इतना पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर सकते हो ना, तो आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाना चाहिए। बिकॉज जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हो, तो आपका जो व्हीकल है ना, जर्नी, वो रॉकेट बन जाता है। तो आपको ये टैलेंट उसमें यूज़ करना चाहिए, ये सेवा में यूज़ कीजिए कि आप गाइडेड मेडिटेशन करवाओ। तो अगली बार, कल आप कोशिश करो कि हमारा सेशन के बाद जो मेडिटेशन होगा आप वहाँ पे गाइडेड कराओगे। ओके। यूजिंग ऑल द नॉलेज, जो बुक से नॉलेज ले रहे हैं उसका उपयोग भी तो होना चाहिए ना, कहीं तो उसको प्रयोग में लाना है। तो मैं कल आपको आह्वान करती हूँ कि गाइडेड मेडिटेशन आपकी तरफ से होगा। ओके मैम। सर, गोपाल तरी सर, इज इट ओके? हाँ बोलिए। 101% हमारा दिल में था, वो दिल की बात आपने छीन ली। ओके, मैं नहीं बोल सकता था उनको कि आप ले लो बोल के, क्योंकि कुछ कारण था। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं उनको नहीं बोल रहा था। लेकिन आपने बोल दिया क्या, वो पत्रिका सर के जो दिल की हाँ। बात थी आपके मुंह से निकल गई। बिल्कुल। क्या उनको मानना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ मास्टर्स, हायर मास्टर्स जो चाहते हैं वो हमारे मुंह से निकल जाता है, किसी के भी मुंह से निकल निकल सकता है। यार बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने, बिल्कुल। और मैं आप सबको आमंत्रित कर रही थी कि मैं इसके बाद एक और सेशन ज्वाइन करती हूँ, जहाँ पे एक तेलुगु मास्टर हैं, शिव प्रसाद सर, जिनका जिक्र मैंने किया था। वो पत्री सर के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं 30-35 साल तक। बहुत साथ में रहे हैं, हर पल साथ में रहे हैं। साथ में रहना, उठना, बैठना, उन्होंने खाना बना के पत्री सर को खिलाया, और इतनी बातें, बहुत बहुत क्लोज थे वो। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो नॉलेज भी ऑब्वियसली, देखिए इतने साल, हम 1-2 साल में इतने नॉलेज वाले बन गए हैं। तो वही हैं जो अभी कड़ताल में उन्होंने चार्ज लिया है, और उन्होंने इनवाइट किया है कि पार्वती पिरामिड में आप सबको बुला के वहाँ पे हिंदी में सेशंस होंगे, जो भी नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, नॉन तेलुगु स्पीकिंग। तो आज उन्होंने आपको इनवाइट भेजा है उस सेशन में आने के लिए। मैंने बोला सर अभी ख़त्म होता है और एकदम से वो घर का काम, खाना पीना कुछ तो होगा। वो बोले आपका बोलने का काम है, आप उनको बोलो मेरी तरफ से इनवाइट है। तो मैं सर को लिंक भेज दूंगी। एटलीस्ट वो शुरू होता है 9 बजे रात को जी, 9 से 9:30 तक ध्यान चलता है। उसके बाद में सर बोलते हैं, तो 9:30 बजे भी अगर आप ज्वाइन करते हो 15 मिनट के लिए भी, आप सब अपना प्रेजेंस दिखाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और वो और वो महाराष्ट्र आने के लिए वो रेडी हैं, उन्होंने डेट भी फिक्स कर लिया, जिस तरह मेरे घर आने के लिए उन्होंने डेट फिक्स किया था। तो वो बोले कि फरवरी के 15 दिन महाराष्ट्र और मार्च के 15 दिन गुजरात। इतना उनका नंबर, फोन नंबर आप देंगे? बिल्कुल तो देंगे, मैं जरूर पीएम से महाराष्ट्र में उनको इनवाइट भी करूंगा। आपको भी करूंगा। और सुबह का टाइम बोलेगा तो 5 बजे का टाइम और 6 बजे का टाइम, दोनों में उनको इनवाइट करूंगा जी। बिल्कुल। तो आपको दर्शन लेना ही है, जैसे आपका लिया वैसे उनका भी लेना ही है। बिल्कुल 101%। ठीक है। आज आप आ जाइए, जितने समय रह सकते हैं। आऊंगा, हम लोग सब लोग आएंगे। ओह थैंक यू सो मच। मैंने बोला मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं बोलूंगी वो आ जाएंगे। आपसे मुंह से कुछ भी बोलो, हम लोग तैयार है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच, लव 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 लव। इतना अभिमान है, इसीलिए आप ऐसे बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब किसी और ने हैंड रेज किया था। आरती, आपकी बात हो गई? आरती पूरी मैंने बीच में टोका, सॉरी। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू। और आपकी एनर्जी भी हमें मिल रही है, तो हम और भी पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। धन्यवाद। चलो।
आपका लिंक कभी आप मिलेगा अभी? अभी भेज दूंगी सर, सेशन के बाद। सेशन इसमें डाल दूंगा मैं। मेरे उस मोबाइल में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं इसके बाद में आपको भेजूंगी। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लेम। ओके जी, हाँ चलिए। अच्छा संध्या जी, संध्या देवरे जी घ्या, हे घ्या आपल्या धन्यवादची प्रार्थना घ्या. कोण आहे, कोणतरी बोलतोय? नाही, आरती ताई आहेत. ओके, चालेल, घ्या. आपले दोघं हात हृदय आठवूया मास्टर्स, डोळे बंद करूया. जीजा पाटिल हाथ सेंटर में रखना है, हमारे हार्ट चक्रा पर, हार्ट पे नहीं। हार्ट कोई ऐसे वाला एनर्जी नहीं भेजता है, ये काम हमारा हार्ट चक्रा करता है। तो सब हम हार्ट चक्रा पे हाथ रखेंगे। या हाँ संध्या ताई बोलिया. माझ्या आयुष्यासाठी धन्यवाद. माझ्या आयुष्यातील नातेसंबंधासाठी, प्रेमासाठी धन्यवाद. माझ्या सहकार्यांचे धन्यवाद. माझ्या कार्यक्षेत्राचे धन्यवाद. मला मिळणाऱ्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद. माझ्याकडे असलेल्या संपत्तीसाठी धन्यवाद. माझी राहण्याची सोय करणाऱ्या माझ्या घराचे धन्यवाद. माझ्या शरीराचे व मनाचे धन्यवाद. त्यांच्याद्वारे मी आज जीवनाचा आनंद घेऊ शकत आहे. माझ्या आयुष्यात ध्यान आणि ज्ञान आहे, त्याचे धन्यवाद. मला जो आनंद, ध्यान, ज्ञान, सुबत्ता, आरोग्य, मार्गदर्शन मिळाले आहे, ते या चराचरातील सर्वांना मिळू दे, हीच माझी सदिच्छा. थँक यू ऑल. लव यू ऑल. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता आपण सर्वजण सरोजताईंसाठी टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करूया, त्यांच्यासाठी शुभेच्छा. धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू 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 थँक्यू. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. कल मिलते हैं सुबह. जी जी, और थैंक यू.